लंदन की सर्द सुबह, हल्की धुंध चारों ओर फैली हुई थी। बेकर स्ट्रीट की गलियां हमेशा की तरह व्यस्त थीं, लेकिन उस दिन की ठंड ने वातावरण को और रहस्यमय बना दिया था। मैं डॉक्टर जॉन वॉटसन अपने प्रिय मित्र शर्लॉक होम्स के साथ 221 बी बेकर स्ट्रीट में बैठा था। हमारी चाय अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। उस ठंडी सुबह में जब लंदन की गलियों में हल्की धुंध छाई थी, हमारे फ्लैट 221 बी बेकर स्ट्रीट के दरवाजे पर एक घबराया हुआ युवक आया। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं, आंखें डरी हुई और कपड़े अस्त व्यस्त थे। ऐसा लग रहा था मानो वो रात भर जागता रहा हो या फिर किसी भयानक चीज का सामना कर चुका हो। दरवाजा खोलते ही वो लगभग अंदर गिर पड़ा। मैंने जल्दी से उसे सहारा दिया और कुर्सी पर बिठाया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, मानो उसने कोई लंबा सफर तय किया हो। मेरा नाम जॉन मैकफार्लेन है। मैं मुसीबत में हूं। पुलिस मुझे गिरफ्तार करने वाली है। उसकी आवाज में इतनी दहशत थी कि मैं चौंक गया। होम्स ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा झुककर उसे गौर से देखा। उसकी आंखें शिकारी की तरह हर हाव भाव को परख रही थी। बैठिए श्री मैकफार्लेन, गहरी सांस लीजिए और हमें पूरा घटनाक्रम बताइए। मैंने युवक को पानी दिया, जिसे उसने कांपते हाथों से पकड़कर जल्दी से पी लिया। फिर उसने कुछ गहरी सांसें ली और बोलना शुरू किया। मैं एक वकील हूं और हाल ही में एक धनी जमींदार जोनास ओल्डेकर ने अपने वसीयत में मुझे उत्तराधिकारी बना दिया। कल रात मैं उनसे मिला था और आज सुबह पुलिस ने घोषणा की कि वे लापता हैं। शायद उनकी हत्या हो चुकी है। क्योंकि उनकी वसीयत मेरे पक्ष में थी, पुलिस मुझे अपराधी मान रही है। मैंने होम्स की तरफ देखा। उसकी भूरी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो उसने इस मामले में पहले से ही कुछ अनोखा देख लिया हो। वो अपनी पतली उंगलियों को जोड़कर सोचने की मुद्रा में बैठ गया। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर होम्स ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी पाइप उठाई और धीरे से बोलना शुरू किया। आपका कहना है कि आप आखिरी व्यक्ति थे जो जोनास ओल्डेकर से मिले थे? हाँ, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं किया। मैं कल रात उनके घर गया था क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था। वे बहुत खुश थे। उन्होंने मेरी कानूनी सेवा के लिए मुझे धन्यवाद दिया और फिर मुझे घर जाने दिया। मैंने आखिरी बार उन्हें रात करीब 10 बजे देखा था। दिलचस्प। और आपको कब पता चला कि पुलिस आपको ढूंढ रही है? आज सुबह मैं जब अपने कार्यालय पहुंचा तो वहां पुलिस अधिकारी मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैंने अखबार खोला, उसमें लिखा था कि ओल्डेकर लापता हैं और उनके घर में एक जली हुई लाश मिली है। उसके ठीक बाद इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह वहां से भाग निकला, सीधा यहां आ गया। मुझे पता था कि अगर कोई मेरी बेगुनाही साबित कर सकता है तो वे सिर्फ आप हैं, मिस्टर होम्स। होम्स ने अपनी उंगलियों से अपनी ठोड़ी को सहारा दिया और कुछ क्षणों तक चुप रहा। फिर अचानक उसने तेजी से उठकर अपनी टोपी पहन ली और कोट उठाने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वॉटसन, हमें जल्द से जल्द नॉरवुड जाना होगा। मुझे लगता है कि यह मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं अधिक जटिल है।
मैंने जल्दी से अपनी छड़ी उठाई और हम तीनों जल्द ही ठंडी लंदन की गलियों में निकल पड़े। सच्चाई के रहस्य से पर्दा उठने ही वाला था। होम्स, वॉटसन और जॉन मैकफार्लेन नॉरवुड के उस मकान में पहुंचे जहां जोनास ओल्डेकर रहते थे। वहां पुलिस इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड पहले से मौजूद थे। मकान के सामने भीड़ लगी थी, अफवाहें उड़ रही थीं, ठंडी हवा में हल्की नमी थी और माहौल भारी तनाव से भरा हुआ था। जब हम वहां पहुंचे तो माहौल में अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। लोग कानाफूसी कर रहे थे, कुछ लोग पुलिस से सवाल कर रहे थे और कुछ इस घटना को देखकर भयभीत थे। घर के बाहर पुलिस के पहरेदार खड़े थे और अंदर से हमें राख और जली हुई लकड़ी की गंध आ रही थी। मैकफार्लेन, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत हैं, समझे? ओल्डेकर के घर में संघर्ष के निशान हैं और एक जले हुए कमरे से अधजला शरीर भी मिला है। मैकफार्लेन का चेहरा पीला पड़ गया। मगर मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। होम्स ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वे धीरे धीरे जले हुए कमरे के अंदर गए और वहां चारों ओर निरीक्षण करने लगे। दीवारों पर काले के निशान थे, फर्श पर जली हुई लकड़ियां बिखरी हुई थीं और एक कोने में राख का ढेर पड़ा था। क्या आपने ये पुष्टि कर ली कि ये लाश सच में ओल्डेकर की ही है? या उसकी छाती की हड्डियां और कुछ कपड़े मिले हैं? इससे साफ है कि वो मारा जा चुका है। होम्स ने दीवार पर हाथ फेरा, फिर फर्श को करीब से देखा। उन्होंने अपनी जेब से एक आवर्धक लेंस निकाला और जले हुए अवशेषों की जांच करने लगे। यहां कुछ अजीब है। अगर कोई आदमी इस कमरे में जिंदा जल गया तो राख इतनी साफ और केंद्रित कैसे है? क्या आपने उस जले हुए कमरे के बाहर जलने के कोई निशान देखे हैं? नहीं, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें यह मामला गहराई से देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि यहां जो दिख रहा है वही पूरी सच्चाई है। होम्स ने अपनी नजरें कमरे के चारों ओर दौड़ाई। एक कोने में अलमारी थी जिसे आंशिक रूप से जलाया गया था। उसने अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर पड़े कुछ कागजात उठाए। होम्स की आंखों में चमक आ गई। उसने उन कागजों को ध्यान से पढ़ा, फिर मेरी तरफ देखा। मुझे महसूस हुआ कि उसने कुछ महत्वपूर्ण खोज लिया था। लेस्ट्रेड, क्या आप जानते हैं कि ओल्डेकर का अतीत क्या था? क्या उसने हाल ही में कोई बड़े आर्थिक सौदे किए थे? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये जांचना चाहिए। क्या तुम्हें कुछ संदिग्ध लग रहा है? हाँ, ये मामला जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। मुझे लगता है कि हमें सुरागों को और ध्यान से देखना होगा। होम्स ने एक और कोना खंगाला और वहां फर्श पर हल्की खरोंचों के निशान दिखे, जैसे कोई भारी चीज वहां घसीटी गई हो। अब ये दिलचस्प हो रहा है, बहुत ही दिलचस्प। होम्स ने घर का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया। उसने कमरे के कोनों में छिपे हुए कुछ कागजों को उठाया, दीवारों को ठोका और फिर राख के ढेर से कुछ उठाकर नजदीक से देखा। होम्स की आंखों में चमक आ गई। उसने कागजों को ध्यान से पढ़ा, फिर
मेरी तरफ मुड़ा। वॉटसन, देखो, यहां दीवार के पीछे एक खाली जगह है ना? होम्स ने दीवार पर जोर से हाथ मारा और अचानक एक लकड़ी का पैनल खुल गया। अंदर से एक दुबका हुआ व्यक्ति निकला, जो और कोई नहीं बल्कि खुद जोनास ओल्डेकर था। वो कांप रहा था। ओल्डेकर, तुम जिंदा हो? मैंने पहले ही कहा था, ये हत्या का मामला नहीं है, बल्कि धोखाधड़ी का है। ओल्डेकर की आंखों में डर और पश्चाताप का मिला-जुला भाव था। उसका चेहरा धूल और राख से सना हुआ था। मैं सोच ही रहा था कि उसने ये सब क्यों किया। तभी होम्स ने आगे बोलना शुरू किया। तो मिस्टर ओल्डेकर, क्या आप खुद अपनी चालाकी का राज खोलेंगे या मैं ही पूरी कहानी सुना दूं? ओल्डेकर ने थूक निगला और कांपती आवाज में जवाब दिया, मुझे लगा था कि मेरी योजना पर कोई शक नहीं करेगा। मैंने अपने पुराने कपड़े और एक नकली हड्डी को जलाकर यह दिखाने की कोशिश की कि मैं मारा जा चुका हूं। मैंने ये सब किया ताकि मेरे देनदार मुझसे पैसे ना मांगे और मैं चुपचाप गायब हो जाऊं। लेस्ट्रेड अब भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमें जले हुए अवशेष मिले थे, हमें कैसे यकीन हो कि यह सिर्फ दिखावा था? होम्स ने राख के ढेर से एक जली हुई लकड़ी उठाई और उसकी परतें उधेड़ते हुए कहा, ये देखिए, ये हड्डी नहीं बल्कि घोड़े के चमड़े का टुकड़ा है, जिसे जली हुई हड्डी जैसा दिखाने के लिए यहां रखा गया था। लेस्ट्रेड को अब समझ में आ रहा था कि वे कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। मैंने महसूस किया था कि होम्स ने न केवल इस मामले को सुलझा दिया था, बल्कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को गलत सजा से बचा लिया था। होम्स, तुम्हारी सूझबूझ ने एक निर्दोष आदमी को बचा लिया। मैं मानता हूं कि हमें पहले सोचना चाहिए था। प्रिय लेस्ट्रेड, ये खेल की खूबसूरती है। सत्य को ढूंढना हमेशा रोमांचक होता है। बाद में 221 बी बेकर स्ट्रीट में होम्स और मैं चाय पी रहे थे। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी और चिमनी में जलती आग से कमरे में एक सुखद गर्माहट थी। जॉन मैकफार्लेन निर्दोष साबित हो चुका था और इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड की झुंझलाहट के बावजूद न्याय की जीत हो चुकी थी। मामला खत्म हो चुका था, लेकिन मेरे मन में एक सवाल अब भी बाकी था। ओल्डेकर ने इतनी जटिल योजना क्यों बनाई और होम्स ने इतनी जल्दी इसका हल कैसे निकाल लिया? मैंने अपनी चाय का घूंट लिया और होम्स की ओर देखा, जो अपने पसंदीदा पाइप में तंबाकू भर रहे थे। उनकी आंखों में हमेशा की तरह वो शरारती चमक थी, मानो वे मेरे अगले सवाल का इंतजार कर रहे हों। होम्स, तुमने कब समझ लिया था कि ओल्डेकर जिंदा है? वॉटसन, तुम्हें याद है जब हमने अपराध स्थल पर कदम रखा तो मैंने जले हुए कमरे के बाहर कोई जलने के निशान नहीं देखे, है ना? ये मुझे अजीब लगा। आग आमतौर पर एक जगह तक सीमित नहीं रहती जब तक कि उसे जानबूझकर सीमित न किया जाए। लेकिन दीवार के पीछे उसका छिपना, ये तो सचमुच चौंकाने वाला था। दरअसल ये ओल्डेकर की पुरानी योजना थी। उसने पहले से ही अपने घर में एक गुप्त जगह बना रखी थी ताकि वो छिप सके
ये सब उसने अपने देनदारों से बचने के लिए किया था। लेकिन जब उसे मैकफार्लिन से व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई तो उसने उसे फंसाने की योजना बना डाली। मैंने हैरानी से सिर हिलाया। यह मामला जितना आसान लग रहा था उससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। लेकिन होम्स, तुमने दीवार पर वो गुप्त दरवाजा कैसे ढूंढा? तुम्हें मेरी पुरानी आदत पता है ना, कमरे की दीवारों को थपथपाने की। जब मैंने वो हिस्सा बजाया तो आवाज बाकी हिस्सों से अलग थी, जो संकेत था कि अंदर खाली जगह है। बस फिर तो ये मामला हल करना केवल समय की बात थी। मैंने अपनी डायरी निकाली और उस दिन की घटनाओं को दर्ज करना शुरू किया। हर बार की तरह मुझे फिर से होम्स की बुद्धिमत्ता पर आश्चर्य हो रहा था। शर्लॉक होम्स का दिमाग किसी भूल भुलैया की तरह था। हर गली और मोड़ में एक नई चाल, एक नई रणनीति। नॉरवुड बिल्डर के इस मामले ने फिर साबित कर दिया कि कोई भी अपराध उसके तेज दिमाग से छिप नहीं सकता। होम्स ने मेरी तरफ देखा, मानो मेरे विचार पढ़ लिए हों। उन्होंने पाइप को एक तरफ रखा और मुस्कुराकर कहा, प्रिय वॉटसन, सत्य को खोजना हमेशा रोमांचक होता है। क्या अगली चाय का प्याला मिलेगा? मैं हंसा और चाय फिर से भरने चला गया। एक और रहस्य हल हो चुका था, लेकिन मैं जानता था कि लंदन की गलियों में कोई और गूढ़ पहेली जल्द ही हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है।